हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर्मी लवर यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम आपके साथ साइंस के वन लीनियर क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। पहले हमने 2 वीडियो में 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो इन दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप ध्यान से 500 क्वेश्चन की लड़ी हम करवाने वाले हैं, तो आप सभी बच्चे साथ साथ में जो वीडियो हम डालते जाएंगे तो बड़े प्यार से सुनते जाइए और देखते जाइए। ये सभी एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 15-15 क्वेश्चन की मैंने वीडियो डाली हुई है। आज की वीडियो में हम फिर 31 से लेकर 45 क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस के। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके आर्मी जीडी के पेपर में, क्लर्क के पेपर में, वोमेन मिलिट्री पुलिस के पेपर में, और जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। आपके भाई का यूट्यूब चैनल आर्मी लवर आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, वोमेन मिलिट्री पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे। हमने क्वेश्चन किया और देखिए 31 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके जॉब से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सभी में ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आइए हम बढ़ते हैं। तो मनुष्य के शरीर का ताप क्या होता है, तापमान क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये, ठीक है। याद रखनी है। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या रहने वाला है, 37 डिग्री सेल्सियस। एक तो इसकी वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस होती है, दूसरी इसकी वैल्यू क्या होती है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट, और जा क्या बोलते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही ठीक है। अगर सेल्सियस में आपको मनुष्य के शरीर का ताप पूछेंगे तो 37 डिग्री वो आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहते हैं। मीन्स दैट जिनकी क्या होती है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम फार साइटेडनेस कैन नॉट सी। जो व्यक्ति की दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, जो दूर की चीज़ देखने की होती है वो तो बिल्कुल ठीक दिखती है। मतलब जो नज़दीक वाली वस्तुएं होती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये याद रखना। अगर आपसे दूर दृष्टि दोष पूछा जाएगा, इससे दूर की वस्तुओं तो आराम से दिखेगी, आराम से वो फोकस करेंगे, और जो बिल्कुल नज़दीक की वस्तुएं हैं वो ब्लर हो जाएंगी, वो अच्छे ढंग से नहीं दिखेगी। इसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया, HYPER, हाइपरमेट्रोपिया ए डालेंगे, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया नाम से याद रखेंगे। बस ऐसा याद रखना जिसका नाम बड़ा हो। ये देखो बहुत ही बड़ा नाम है इसका। अगर जिसका नाम बड़ा हो तो दूर वाली निगाह क्या होगी, ठीक होगी, तो पास वाली जो वस्तुएं हैं वो ठीक ढंग से दिखाई नहीं होंगी, ब्लर हो जाएंगी। इसीलिए इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं हम, उत्तल लेंस। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है। जो फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस की यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। देखिए ये तो हो गया दूर दृष्टि दोष। और क्या होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष। इधर क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें आगे यहाँ दूर लगा हुआ है, इधर
निकट डाल देंगे, जिसको हम बोलेंगे नियर साइटनेस। यहाँ पर क्या डाल देंगे, NEAR, नियर साइटेडनेस। अगर निकट दृष्टि दोष आ जाएगा उसमें क्या होगा, नज़दीक वाली वस्तुओं तो ध्यान से दिख जाएगी, अच्छे ढंग से दिख जाएगी, दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी इसमें, निकट दृष्टि दोष में। तो ये याद रखना है, इनका उल्ट है, पूठा कर देना है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस, अवतल लेंस हम यूज करने वाले हैं। निकट दृष्टि दोष में याद रखना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोइपिया। निकट को और क्या कहते हैं, मोइपिया, MYPIO, मोइपिया। ठीक है, इसको मोइपिया बोलेंगे हम। ओके, तो इसके देखो स्पेलिंग क्या है, छोटे हैं तो नज़दीक वाली वस्तुएं ठीक होंगी, निगाह ठीक होगी, दूर वाली वस्तुओं दिखने में दिक्कत होगी, ब्लर होगी, इसलिए इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस यूज़ करेंगे। और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, आगे देखिए, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। याद रखना है आपने, अगर हम किसी भी बुक में वो कन्वेक्स लेंस ऊपर लगाएंगे तो उसके जो अक्षर होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो हमें उनके अक्षरों का जो साइज़ होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, उसमें कौन सा लेंस होता है, वो कन्वेक्स लेंस होता है। ये आपने बेटा ध्यान से इसको पढ़ लेना है। देखो कितने क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक हमने क्या पढ़ा, अगर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे और इससे निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या बोलेंगे, मोइपिया। इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इससे हम कनकेव लेंस यूज़ करते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ये 2-3 क्वेश्चन टाइप के बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आर्मी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बच्चे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं आपको 500 क्वेश्चन की लड़ी करवाने वाला हूँ। आज हमारी तीसरे लेक्चर में कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं, 31 से 45 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले 2 वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी हैं, बस ध्यान से वो उसको देख लीजिए। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिए, यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस, पीछे हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बुक में लेंस रखेंगे तो अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देगा, वो उसमें कन्वेक्स लेंस होगा। अगर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है वो कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। ठीक है, अगर हमें वर्ड स्मॉल दिखाई पड़े तो कनकेव लेंस, अगर बड़े तो कन्वेक्स लेंस। ये दोनों क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इसमें ये माइनर सा डिफरेंस है, पढ़ लीजिए। आगे देखिए, तारे टिमटिमाते हैं, क्या कारण है, रीज़न क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कैसे ट्विंकलिंग होती है, तारे कैसे चमकते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। यह याद रखिए, लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये कैसे होती है, ये सपोज कीजिए ये हमारे पास कोई भी मीडियम है, लाइट किसी एंगल से आती है, ये लाइट किसी एंगल से आती है तो हल्के से अगर ऐसे ऐसे आ जाती है, सपोज करिए, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकंड। तो हम क्या कर देंगे, तो लाइट देखिए यहाँ से आती है, कलर में इसका चेंज कर लेता हूँ, हाँ ऐसे अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो
लाइट ऐसी आती है तो इधर क्या बनेगा, नॉर्मल एंगल बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मल जब एंगल बनेगा, नॉर्मल एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो लाइट हल्के से टर्न हो जाएगी। देखिए ये लाइट हल्के से क्या हो रही है, टर्न हो रही है। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चेंज हो जाएगा। जब लाइट की रिफ्रैक्शन होगी तो क्या होगा, एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा और मीडियम भी चेंज होगा। यहाँ पर लिख लीजिए, इधर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मीडियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्टार, ट्विंकलिंग स्टार कैसे करते हैं, रिफ्रैक्शन से करते हैं। ठीक है, तारे टिमटिमाते क्या कारण है, रिफ्रैक्शन का कारण होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, चार्ज लेस पार्टिकल। याद रखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता, नो चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। तो अगर ये पूछा जाए प्रोटॉन, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये याद रखें, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता, चार्ज लेस पार्टिकल ये होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आने वाला है, अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन की वैल्यू, चलो चार्ज अगर प्रोटॉन का पॉजिटिव है तो कितना होता है, ये याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पर हम पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव डाल देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछा है, ये चार्ज पार्टिकल का है, कितना चार्ज होता है, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ये सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, ये आपने याद रखना है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आगे डाल देना है, अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो आगे नेगेटिव डाल देना है। अगर इनका मास पूछा जाए, मास देखो ये तो चार्ज था ना, ये ऊपर लिख देता हूँ, देखिए मास, प्रोटॉन का मास, मास की वैल्यू क्या रहने वाली है, 1.67 इंटू 10⁻⁻⁷ रहने वाली है। ये मास की वैल्यू है केजी में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, 9.1। तो क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये भी होगा केजी में। ठीक है, ये मास इलेक्ट्रॉन का है, ये मास प्रोटॉन का है। ये चार्ज किसका है, प्रोटॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता। ये तीनों आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में जीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास ये है, इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू ये है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू है और ये प्रोटॉन के मास की वैल्यू है। ये चार्ज की वैल्यू है, मास और इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है, कूलम, जिसको हम कूलम बोलते हैं, पीछे कूलम सी होता है वो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। शारीरिकी means that the study of internal structure of plants। अगर हम प्लांट्स के बीच में पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर तक पढ़ेंगे, उसकी अंदरली बॉडी को देखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एंटोमी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंटोमी, और हिंदी में क्या बोलेंगे, शरीर की। ठीक है, तो कैसे अंदर वाला इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, उनके टिश्यूज कैसे हैं, टिश्यूज क्या हैं, उसके सेल क्या है, प्लांट्स की शेप्स क्या है, ठीक है, उनका साइज क्या है। मतलब हम प्लांट्स किस में आता है, बॉटनी में आता है।
तो बॉटनी में हम प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, अंदर वाला। अगर हमारी बॉडी के पार्ट्स अंदर वाला है, हमारा लीवर कैसा है, किडनी कैसा है, हमारा लंग्स पार्ट कैसा है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ही हम प्लांट्स में टिश्यू कैसे हैं, सेल कैसे हैं, उनकी शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, इसको बोलते हैं एंटोमी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तक नख सबसे अधिक होता है? बैंगनी कलर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका सबसे ज़्यादा होता है? वायलेट कलर का, पैरा बैंगनी कलर का। अरे भाई याद रखें, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वेवलेंथ के। हमने क्या पढ़ी थी? वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या है? शॉर्टेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वायलेट की। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? हाईएस्ट हो जाएगा। मीन्स दैट इसमें क्या होता है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिस कलर की लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होने वाला है। जैसे रेड का लाइट है, रेड लाइट का जो वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना क्या होता है? कम होता है। बस यही आपने याद रखना है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। लेंस की क्षमता का मात्र क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वाला रहने वाला है। पावर ऑफ लेंस की इकाई क्या है? डाइपोटर, डाइपोटर है, इसको हम डी भी बोलते हैं, ऐसे डी लिख देते हैं, डाइपोटर। इसका फार्मूला भी आप याद रखें, पावर मीन्स पी इज इक्वल टू 1/f। एफ क्या है? फोकल लेंथ। ये क्या है? फोकल लेंथ। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो नीचे डिवाइड में है, डिवाइड में जो चीज़ कम होती है इधर पावर उसकी बढ़ जाएगी। अगर अगर इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी पावर कम होगी, अगर फोकल लेंथ इसकी कम होगी तो पावर ज़्यादा होगी, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो पावर कम होगी, ठीक है। डाइपोटर कहाँ कम होता है? जैसे हमारी आँखों की निगाह कम हो जाती है तो हम लेंस डालते हैं आँख में, जितनी लेंस ज़्यादा पावर का होगा उतना अच्छा होता है, उतनी उसकी कैपेसिटी देखने की एबिलिटी पावर ज़्यादा होती है। वो हमारी आँखें किसी चीज़ को फोकस बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसलिए इसकी पावर की इकाई क्या है? डाइपोटर। इसका फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 1/f। यही क्वेश्चन पेपर में सिंपल सा रह जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपको ऐसे सीधे सीधे बन सकते हैं, बनेंगे, पर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ साथ में पढ़ाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। जैसे आपको पावर की इकाई पूछी ली लेकिन उनमें आपने डाइपोटर बता दी, तो फार्मूला अगर आ जाए P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सभी क्वेश्चन बड़े शानदार हैं, आपको मज़ेदार धमाकेदार तैयारी करवाने वाला हूँ मैं साइंस की। बस आप पढ़ते जाइए ध्यान से। अगर हमारी साइंस की यही वीडियो देखते जाइए, आपकी 101% आपकी तैयारी बड़ी अच्छे ढंग से होने वाली है, बच्चे जो तैयारी एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं, ठीक है। अरे मेरे भाई पढ़ते चलो, देखते चलो, सीखते चलो। अगर देखोगे तो पढ़ोगे ना, अगर पढ़ोगे तो सीखोगे, अगर सीखोगे तो एग्ज़ाम अच्छा करके आओगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है? रडार। रडार क्या होता है? पहले आपने याद रखना है, रडार का क्या मतलब होता है? रेडियो, इसको होते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये वर्किंग कैसे करती है रडार? ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये होती हैं रडार में। जो प्रिंसिपल है ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसमें,
इसमें आगे जैसे हम बोलते हैं रेडियो वेव्स जब रिफ्लेक्शन हो जाती है तो रडार काम करता है। ठीक है, रडार कैसे होता है, हवा में ये काम करते हैं, हवा में भेजते हैं। हवा में जो इन्फॉर्मेशन होती है जैसे आर्मी में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो शिप में लगे होते हैं, उसमें सोनर भी लगे होते हैं शिप में। तो शिप में चलो हम इसमें कम यूज़ हैं, लेकिन जो हमारे आर्मी पर्पस के लिए रडार लगे होते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन लेकर वापस आते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं, रेडियो वेव्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। बस ये अपने याद रखना है। अगर वैसे पूछा जाए रडार की फुल फॉर्म, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स भी हम बोलते हैं। रेडियो तरंगों का परिवर्तन होता है, इसीलिए रडार काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने मोशन के लॉ दिए, कितने दिए, 3 दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का निज़म। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं F इज इक्वल टू ma। ठीक है, थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डाला हुआ है, आप पढ़ लीजिए उधर। तो इसमें बताना है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो तीनों लॉ में से स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, भी सेकंड लॉ ही ट्रू है, क्योंकि सेकंड लॉ में हम क्या देखते हैं, F फिजिकल टू ma, एक्सेलरेशन की स्टडी करते हैं। तो इसको हम रियल लॉ भी बोलते हैं, रियल लॉ। अगर आपसे पूछा जाए न्यूटन के 3 लॉ में से रियल लॉ कौन सा है, सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ का फार्मूला क्या है, F फिजिकल टू ma है। अगर पूछा जाए लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, न्यूटन के पहले लॉ को। पहला लॉ क्या है, जड़त्व का निज़म है। तो ये तीनों लॉ आप अच्छे ढंग से पढ़ लो, ये एक क्वेश्चन तो बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम अगर किसी भी चीज़ में किसी मोशन की बात करते हैं, रेस्ट की बात करते हैं, तो वो फर्स्ट लॉ है। देखिए कोई भी बॉडी है, ये उतनी देर रेस्ट में है जितनी देर फोर्स नहीं लगी। जब इसमें फोर्स लग जाएगी, बल लग जाएगा, तो ये बॉडी इधर से इधर आ जाएगी। ठीक है, इसमें मोशन पैदा हो जाएगी, रेस्ट और मोशन की बात न्यूटन कौन से लॉ में करता है, इनर्शिया में करता है। इनर्शिया क्या होता है, मास होता है। जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा समझ लेना कि इनर्शिया इसका ज़्यादा है। ठीक है, जैसे फुटबॉल और पत्थर है, फुटबॉल का इनर्शिया कम है और मास भी कम है और उसमें कम ही फोर्स लगेगी। अगर पत्थर है, ठीक है, उसमें बाहर क्या है, मास क्या है, ज़्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा और उसमें फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और आगे क्या है, लेज़र नर्म सिद्धांत पर कार्य करता है, जो लेज़र लाइट होती है। ठीक है, वो इसका प्रिंसिपल क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये याद रखना है आपने, विकर्ण का उद्दीप्य उत्सर्जन। ठीक है, एमिशन ऑफ रेडिएशन कैसे होती है, स्टिमुलेट करती है। उसमें जो लेज़र लाइट निकलती है ना, वो स्टिमुलेट करती है। वो कैसे करती है, जैसे ये मीडियम है, यहाँ पर कोई पार्टिकल पड़ा है, तो इसमें किसी और पार्टिकल किसी पावर का गिरा, तो ये यहाँ से जहाँ चला गया, ऊपरले लेवल पर चला गया। जब ये ऊपर में लेवल में गया तो अपने अंदर से ये एनर्जी छोड़ दी इसने। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेज़र ऐसे काम करता है। ठीक है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये ऊपर वाला लेवल है, अपर लेवल है, ये लोअर लेवल है, नीचे वाला। बस ऐसे याद रखना, आपने रट्टे लगा लो बेशक कि लेज़र किस सिद्धांत से काम करता है भाई, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के सिद्धांत पर काम
करता है। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी दलदल में फंस जाता है, अगर वो सीधा खड़ा रहेगा तो नीचे की तरफ जाएगा, उसको लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका मीनिंग क्या होता है? उनका जो एरिया होता है वह बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है और प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला भी ऐसे ही पढ़ते हैं ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। अगर ये इसके देखो ऑपोजिट है, अगर एरिया बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। जब आदमी लेट जाएगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा ना, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका फार्मूला याद रखना है आपने, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे देखिए, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। बहुत से कभी हम घर में देखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े निकाल लेते हैं तो खेलने लगते हैं आपस में, वो दोनों टुकड़े जुड़े होते हैं, कई बार हम फिर उनको खींच कर वो अलग अलग करते हैं। उसका कारण बेटा क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कम हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, ये 0 डिग्री केल्विन से भी कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाता है और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कम हो जाता है। इसीलिए वो जो आइस के टुकड़े होते हैं वो आस में जुड़े रहते हैं। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। तो अब 3 वीडियो में 45 क्वेश्चन हो गए। आप तीनों वीडियो ध्यान से देखिए और पढ़िए। मैं 500 क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ साइंस का, तो इसके साथ साथ मैं मैथ की वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो आप अपने भाई के साथ बने रहिए। आपका अपना आर्मी लवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आगे शेयर करते रहिए और ज्ञान सीखते रहिए। सभी को धन्यवाद।